Hello, students. Welcome back to our channel. It is called Political Insight. जहाँ पर हम कवर कर रहे थे अपने सिलेबस को फॉर CUET UG पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड थॉट्स को, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 को। हम अभी तक 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, डीप एक्सप्लेनेशन। तो आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल पर जाके उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड हमने कंटेंट के साथ MCQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड PYQ भी सॉल्व किए विद एक्सप्लेनेशन। आप वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर 3. दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें हम जानते हैं, चलिए जानते हैं अपने कुछ एशियन कंट्रीज के बारे में। देखते हैं कंप्लीट ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं। A comprehensive guide to understanding the geopolitics, history, political system, and regional dynamics of one of the world's most complex and strategically significant region, from the towering Himalayas to the Indian Ocean. South Asia is a land of extraordinary diversity, deep historical ties, and enduring geopolitical changes. इसे हम देखेंगे कोल्ड वॉर के बाद साउथ एशियन कंट्रीज में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं जियोपॉलिटिकली, एंड क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे मेजर चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर एमर्जिंग पावर जो थी हमारी पाकिस्तान एंड इंडिया, जो चाइना के बाद इंडिया न्यूक्लियर पावर की तरह इमर्ज हुआ था। चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वहीं इंडिया ने किए थे 1974 में। ओके, एंड इसके बाद किए थे पाकिस्तान ने 1998। आगे देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साउथ एशिया। सो स्टूडेंट्स देखेंगे हम व्हाट इज साउथ एशिया। क्या आप सब जानते हैं इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो इंडिया इज साउथ एशियन कंट्री, जिसमें हमारे नेबर कंट्री भी इंक्लूड है। तो देखते हैं, साउथ एशिया इज अ डिस्टिंक्ट जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल रीजन defined by natural boundaries and shared historical experience. It is home to nearly 2 billion people and encompass a remarkable range of language, regions and ethnicities. So देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे साउथ एशिया में। से फर्स्टली हम बात करते हैं इंडिया की, देन फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स मालदीव्स. These all are our neighboring country. Are sometimes discussed in South Asia context, but are not considered core member of the regional grouping. हम म्यांमार अफगानिस्तान को साउथ एशिया का मेजरली पार्ट नहीं मानते हैं, and sometimes we consider and sometimes not. आगे देखते हैं कि बाउंड्रीज के बारे में। सो जहाँ पर बात करेंगे हम नॉर्थ रीजन की, द हिमालयाज माउंटेन रेंज, द वर्ल्ड हाईएस्ट, फॉर्मिंग अ नेचुरल बैरियर विद चाइना एंड सेंट्रल एशिया। बात करते हैं हिमालय की, द हिमालयन माउंटेन रेंज की, जो इंडिया को चाइना से सेपरेट करता है। करेंगे साउथ रीजन की, द इंडियन ओशन कनेक्टिंग टू द रीजन टू अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। वेस्ट में बात करें द अरेबियन सी बाउंड्रिंग द अरेबियन पेनिनसुला, एंड ईस्ट में बात करें तो द बे ऑफ बंगाल लिंकिंग साउथ एशिया टू द साउथ ईस्ट एशिया. These all are major boundaries with all our neighbors country. So देखेंगे features को, defining features, extraordinary culture and linguistic diversity, shared colonial history after British rule,
and common civilization heritage, Indus Valley and Vedic traditions, geopolitically unity through SAARC. आगे हम बात करेंगे साउथ एसोसिएशन ऑफ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन की। हमने देखा व्हाट इज साउथ एशिया। इसमें हमारे 8 कंट्रीज इंक्लूड है। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। So there are one question raised: why South Asia is a sensitive region? So South Asia is frequently described by geopolitical analysts as a conflict-prone region. Multiple overlapping tensions, territorial, nuclear, ethnic, resource-based, create a complex security environment. However, the region also hold enormous potential for cooperation. हम देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हम जियोपॉलिटिकली एंड टेरिटोरियल एंड न्यूक्लियर एंड एथनिसिटी रिसोर्स बेस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है अपने नेबर कंट्रीज से। बात करेंगे फर्स्ट वन की। सो इट इज़ अ न्यू क्लियराइजेशन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इंडिया ने वेरी वेरी फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 था, बट वो अनऑफिशियल था एंड ऑफिशियल जो था वो हमारा था 1998 में। देन मेकिंग साउथ इंडिया इज द वर्ल्ड्स ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड rivalry between two neighbors. This adds a dangerous dimension to every bilateral dispute. आगे देखेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे। द कश्मीर डिस्प्यूट dated to 1947 remains the most explosive flashpoint. The line of control LOC is one of the most heavily militarized border in the world. Siachen Glacier and Sir Creek are additional contested zone. यहाँ पर हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की एंड सर क्रीक के बारे में बात करेंगे। आगे देखेंगे इन सबको डिटेल में। अभी सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। Transboundary rivers like the Indus, Ganges, and Brahmaputra are sources of tension. The Indian Water Treaty, which is signed in 1960, has survived wars, but climate change and growing demand are testing its limit. वाटर ट्रीटी के बारे में आगे बात करेंगे। देखते हैं क्यों आई साउथ एशिया इज सेंसिटिव। These all 5 points are majorly responsible for its sensitivity. So our 4th point is ethnic conflicts and insurgencies. Internal ethnic conflicts, most notably the Sri Lankan civil war. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Have grown in regional actors, insurgencies in northeast India, Balochistan, and the Chittagaon Hills tract, and further complexity. And last but not the least, cooperation potential. Despite tension, South Asia has framework like SAARC and SAFTA, trade, disaster management, and hydropower cooperation demonstrate that shared interest can overcome political difference. Cooperation की बात भी करते हैं हम यहाँ पे। अगर डिस्पाइट डिस्प्यूट्स एंड टेंशन साउथ एशिया फ्रेम लाइक सार्क एंड साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यहाँ पर हमारे कॉपरेशन को भी पॉजिटिव शिफ्ट करता है रिलेशंस में। आगे देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे साउथ एशिया की। सो साउथ एशिया प्रेजेंट अ फैसिनेटिंग स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ये हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका से। बोथ कंट्रीज हैव मेंटेन्ड स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। India is the one. India is the world's largest democracy with robust electoral institution. Sri Lanka, despite its civil war, has preserved democratic processes and regulated elections. हम जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो इंडिया एंड श्रीलंका इट्स द टू ऑफ इट हैव मेंटेन स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। यस, इंडिया एंड श्रीलंका जब से इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है तब से ही हम डेमोक्रेटिक हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया कि हमने स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया है। यहाँ पर कोई मिलिट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है, ना कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वी आर फॉलोड आर डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू कंटेम्प्रेरी। देखेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान है एक्सपीरियंस्ड अ टर्बुलेंट मिक्स ऑफ मिलिट्री एंड डेमोक्रेटिक रूल। मेजर coups occurred in 1958 and 1977 Zia-ul Haq and 1990 Pervez Musharraf. Democracy has returned each time, but military influence remains significant. बात करें हम पाकिस्तान की, तो वहाँ पर मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है। मिक्स सिस्टम देखने को मिलता है वहाँ पर। मिक्स पॉलिटिकल सिस्टम के लिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन 1988 से एंड 1999 तक यहाँ पर नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। तब तक हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेसी। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है आर्मी रूल जो था 2008 तक। इसके बाद हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। आगे देखेंगे बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस
After independence in 1971, uh, Bangladesh endured authoritarian rule and military government under Ziaur Rahman and Irshad. Democracy was returned in 1991 and has since become relatively stable and to political rivalry remains still. ये हमने देखा डेमोक्रेसी को 1991 में रिस्टोर किया गया था एंड वो अभी तक स्टेबल है रिलेटिवली एंड पॉलिटिकल राइवलरी भी हमें वहाँ देखने को मिलती है। हम बात करेंगे लास्ट की नेपाल एंड भूटान मालदीव की। नेपाल transitioned from monarchy to constitutional monarchy in 1990 to a republic. Bhutan's monarchy voluntarily initiated democratic reforms. Maldives shifted from a sultanate to republic and adopted multi-party democracy in 2005. So हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ पर सल्तनत रूल फॉलो किया जाता था जो मेजरली शिफ्ट हुआ 1968 से एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमें 2005 में देखने को मिलती है। सो ये था हमारे डेमोक्रेसी के कुछ फेजेस जहाँ पे हमने नेपाल में देखा कि 2006 तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2006 तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होता है, जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। एंड 2008 से हमें नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखने को मिलता है जो मेजर शिफ्ट था सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट्स का। की कंक्लूजन देखते हैं। डिस्पाइट वेरी trajectories, democracy has become a widely accepted and aspirational value across all South Asian nations. आगे देखेंगे हम जानेंगे अपने पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। बात की जाए डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जिसे चाहे कोई भी, चाहे वो क्लर्गी हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो किसी भी एथनिसिटी को फॉलो करता हो, कैसे भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबके लिए एक आइडियल जो पॉलिटिकल सिस्टम रहता है वो डेमोक्रेसी ही रहता है क्योंकि वहाँ पर जो पीपल होती है वो वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। सो इसीलिए डेमोक्रेसी सबके लिए आइडियल है एंड सब एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही अपने कंट्री में रूल देखने को रूल चाहते हैं अपने कंट्री में कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर एवरी कंट्री एज वेल। पहले ये देखा जाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ रिच एंड डेवलप कंट्रीज के लिए थी, बट ऐसा नहीं है। इंडिया ने भी प्रूव करके दिखाया। इंडिया हैज प्रूव्ड कि डेमोक्रेसी डेवलपिंग कंट्री में भी मेंटेन की जा सकती है एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया की। ओके तो हम देखते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी नहीं पाकिस्तान देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय अ रिकरिंग स्ट्रगल बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। सो जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ था 1956 में एंड उसके साथ ही 1958 में हमें अयूब खान के अंडर मिलिट्री रूल गवर्न करने को देखने को मिलता है। फर्स्ट मिलिट्री रूल कॉ बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टार्ट हो गया था 1958 के बाद में। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट अयूब खान। देन अयूब खान हैज़ रिजाइन इन 1969। इसके आगे हमें देखने को मिलता है 1971 time of the Bangladesh crisis। यहाँ पर हमने देखा लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिएटेड आफ्टर अ लिबरेशन वॉर
एंड अगेन वहाँ पर हमें आर्मी रूल गवर्निंग फॉर्म देखने को मिलता है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे याया खान। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा इंडो पाक वॉर शुरू हो गया था 1971 में। दैन ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, एंड 1971 में हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी इन द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। देखेंगे 1997 में। 1997 की बात करें तो यहाँ पर फिर से हमें जनरल जियाउल हक ओवरथ्रोज भुट्टो एंड इस्लामाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस। यहाँ पर फिर हमें आर्मी रूल हमें यहाँ देखने को मिलता है। आर्मी रूल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। एंड फिर 1982 में फिर से सिविलियन गवर्नमेंट अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी की डिमांड के लिए। एंड हम देखेंगे 1988 में दोबारा डेमोक्रेसी का रिटर्न होता है एंड बेनजीर भुट्टो बिकम्स फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ अ मुस्लिम नेशन। ये फैक्ट हमें याद रखना होगा नए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम नेशन। सो शी इज बेनजीर भुट्टो। शी इज बेनजीर भुट्टो। दैट वाज फर्स्ट टाइम कोई लेडी पीएम बनी होगी मुस्लिम नेशन की। दैन हमारा 1988 से एंड शी इज इलेक्टेड ऑन 1988 और ये गवर्नमेंट रहती है 1999 तक, डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी याद रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो लीड कर रही थी। दैन डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी की वकालत करती थी पाकिस्तान में। दैन दूसरी तरफ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दो पार्टी थी, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। इसके बाद नवाज शरीफ जो 1999 में वहाँ के पीएम थे, उनको हटाकर परवेज मुशर्रफ कौब जो थी वहाँ पर रूल करती है 2008 तक। 2008 में डेमोक्रेसी दोबारा रिटर्न होती है। एंड बात की जाए अभी की तो अभी तक मेंटेन की जा रही है। एंड वहाँ पर टू पार्टी अभी तक में दो पार्टी वहाँ पर देखने को मिलती है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बट आर्मी एंड गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। पर ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर मिलिट्री मिलिट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर मिलिट्री का क्लर्जी का एंड लैंडलॉर्ड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में। एंड आर्मी कहती थी कि आर्मी का कहना था ओनली वी कैन सेव पाकिस्तान फॉर इंडिया एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑल आर सेल्फिश, कैपेबल नहीं है नेशंस की सिक्योरिटी के लिए। दैन डेमोक्रेसी की मांग करते थे ह्यूमन राइट ग्रुप्स, पब्लिक मीडिया, सब डेमोक्रेसी के फेवर में बात करते थे। एंड वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही यहाँ पर रूल करे एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मेंटेन हो। आर्मी रूल नहीं चाहता था वहाँ पे कोई। बट लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट सच एज जहाँ पर यूएस भी बात करता था कि पाकिस्तान के लिए मिलिट्री रूल ही सूटेबल है। बट वाई उनका कहना था कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म जो है, अगर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को ना फॉलो किया गया तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर्स का मिस यूज़ हो सकता है एंड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दैट्स वाई मिलिट्री रूल को वहाँ पर मिलिट्री रूल पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सजेस्ट किया जाता है।
दैट्स वाई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें। देश के पाकिस्तान पाकिस्तान डेमोक्रेसी के बाद हम बात करेंगे अपने बांग्लादेश कंट्री की, जिससे पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के रूप में भी जानते थे। ईस्ट पाकिस्तान के रूप में भी जानते थे, देखेंगे 1971 में लिबरेट हुआ था एंड इसको बांग्लादेश कहा गया था। बांग्लादेश जर्नी टू डेमोक्रेसी was shaped by its traumatic birth and a subsequent authoritarian rule। सबसे पहले देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान के बैकग्राउंड देखेंगे, वहाँ पर क्या चल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो पार्ट है ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर बांग्ला बांग्ला बोलने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी सप्रेस एंड ऑप्रेस फील कर रहे थे, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान चाहता था वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उर्दू भाषी लोगों उर्दू भाषा को वहाँ पर उर्दू भाषा को थोपा जाता था एंड बंगाली भाषा के सिटीजन्स को वहाँ पर प्रेस फील होता था एंड वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान को पार्लियामेंट में लेस रिप्रेजेंटेटिव लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिक्स में ईस्ट पाकिस्तान का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम था एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता था ईस्ट पाकिस्तान को एंड बंगाली भाषी होने के बंगाली भाषी होने के बाद वहाँ पर सिविलियंस में सेव बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज सेव बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। देन फिर एंट्री होती है 1971 में एंट्री होती है 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की आफ्टर 9th मंथ लिबरेशन वॉर के बाद, जिसमें 1970 में इलेक्शन के 1970 के इलेक्शन के बाद 1917 के इलेक्शन के बाद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली, शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे अवामी लीग को, जो इट इज़ वन ऑल द सीट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड मेजॉरिटी पाकिस्तान की असेंबली में अब ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम था पॉलिटिकल वाइज भी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जहाँ पर 1917 के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इमेज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट पाकिस्तान डिडंट कॉल्ड अप फॉर असेंबली, वो असेंबली को नहीं बुलाते हैं इलेक्ट होने के बाद अवामी लीग के एंड शेख को जेल में डाल दिया जाता है एंड याया खान सिविलियन मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं। सिविलियन मूवमेंट को याया खान सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पे देखने को मिलता है बांग्लादेश में रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलता है। वहाँ से लोग भागने लगे थे जस्ट बिकॉज याया खान सप्रेस्ड सिविलियन मूवमेंट। वहाँ से लोग रिफ्यूजी बन के माइग्रेट करने लगे थे। देन इसी बीच इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान डिमांड, जो फाइनेंशियली एंड मिलिट्री सपोर्ट करती है। एंड 1971 में यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिलता है। इस कारण हमें 1971 में वॉर देखने को मिलता है एंड ये वॉर होता है 16 दिसंबर 1971 में एंड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। रिफ्यूजी क्राइसिस एंड माइग्रेशन जो हमें ईस्ट पाकिस्तान के टाइम पर देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पर बांग्ला भाषी लोगों को काफ़ी सप्रेस किया जा रहा था एंड मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा याया खान के द्वारा दबाया जा रहा था। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिफ्यूजी क्राइसिस। देन जिसका आफ्टर मैथ 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में फॉर्म होता है, जहाँ पर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म देखने को मिलता है।
बट अनफॉर्चुनेटली हमें 1975 में शेख मुजीब असैसिनेटेड शिफ्ट टू अथॉरिटी टू रूल बिगिंस। यहाँ पर फिर से जिस बात का डर था हमें वही बात देखने को यहाँ पर मिलती है। शेख मुजीबुर रहमान सबको सरप्राइज कर देते हैं अपने स्टेप से। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है एंड ओनली अवामी लीग वहाँ पर एक पार्टी वहाँ पर देखने को मिलती है हमें। ये जो डेमोक्रेसी से एक ऑटोक्रेसी में ट्रांजिशन था, जहाँ पर वन पर्सन हैव कंप्लीट पावर ऑन गवर्नमेंट। सो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करते हैं शेख मुजीबुर रहमान। एंड बात करेंगे 1975 से 1990 की, तो मिलिट्री रूल वहाँ पर देखने को मिलता है हमें जियाउर रहमान एंड लेटर हुसैन मोहम्मद इरशाद में। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑटोक्रेसी के बाद देन शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलते हैं जियाउर रहमान बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, जो 1977 से 1978 के 1977 से 1978 तक उनका रूल रहता है। देन फिर आते हैं देन दिस विल कंटिन्यू टू हुसैन मोहम्मद इरशाद 1990 तक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं 1991 में। बेसिकली स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल रहता है प्रोटेस्ट में एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट में। सो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए एंड डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है 1991 में थ्रू अ मास अपराइजिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश्ड एंड इरशाद अलाउ कर देते हैं लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। बट प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा रेडिकल हो गया था कि 1990 में इरशाद रिजाइन कर देते हैं। 1991 में इलेक्शन होते हैं, दैन डेमोक्रेसी फिर से रिस्टोर की जाती है वहाँ पे। यहाँ पर हम रिसेंट की बात करें, रूट कॉज ऑफ 1970 की बात करें तो लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल इकोनॉमिक नेग्लेक्ट बाय द वेस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट बंगाली स्पीकिंग ईस्ट पाकिस्तान। द लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ 1952 was at the early flashpoint, and the 1970 election victory of the Awami League was ignored by the West Pakistan, triggering the liberation war. तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट फील कर रहे थे बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वहाँ की। वो लिबरेशन वॉर की बात करी हमने। बांग्लादेश टुडे हैज़ वन ऑफ द साउथ एशिया मोस्ट डायनामिक इकोनॉमी विद द स्ट्रॉन्ग गारमेंट एक्सपोर्ट एंड ग्रोइंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। बात करें इसके रीसेंट एक्टिविटी की, तो दैन शेख हसीना फॉल्स कर गए अभी एंड वहाँ का जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है शेख हसीना के फॉल्स होने के बाद। देन बांग्लादेश पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है एंड प्रोटेस्टर बैक नोबेल लॉरिएट कर रहे हैं, जो यूनिस खान लीड कर रहे हैं कंट्री को। ये तो था हमारा बांग्लादेश। बात करते हैं नेपाल एंड श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट्स की एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पर हम जानते हैं नेपाल में हमें नेपाल एक हिंदू किंगडम था। From monarchy to republic, Nepal's political transformation is one of the most dramatic in modern South Asian history, involving monarchists, democrats and Maoist insurgent। 1990 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है, जहाँ पर एक हेड ऑफ स्टेट होता है जो इनहेरेंट होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होता है एंड पॉपुलर मूवमेंट जन आंदोलन फोर्स द किंग टू एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थ्रू द मोनार्की रिमेन। अगर देखेंगे 2002 में पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, जो किंग ज्ञानेंद्र डिसॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को एंड साइटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिलती है एंड बिगिन डायरेक्ट रूल ट्रिगरिंग वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन। देखेंगे वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हमें नीड देखने को मिलती है एंड वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी एंड पीपल वहाँ पर डेमोक्रेसी चाहते थे। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहाँ पर उनको कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप प्रोवाइड करवा रही थी, बट पूरी तरह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा था 2006 में।
वाइड स्प्रेड ओपोजिशन एंड प्रोटेस्ट के बाद 2006 में डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाती है। एंड सेकंड मैस मूवमेंट जन आंदोलन सेकंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जन आंदोलन सेकंड की डेट याद रखनी है। जन आंदोलन सेकंड वाज हेल्ड इन 2006। फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट जन आंदोलन 1919 में देखा था हमने, एंड दिस वाज आवर सेकंड जन आंदोलन। ये था फर्स्ट 1990 में देखने को मिलता है, एंड ये था सेकंड। एंड इसके बाद देखेंगे जन आंदोलन सेकंड, फोर्स द किंग टू रिस्टोर पार्लियामेंट, द माओइस्ट हु हैड waged an armed insurgency since 1999 joined mainstream politics। माओइस्ट पीपल जो होते हैं वो इंडिया के नैक्सलिस्ट ग्रुप से रिलेट करते हैं, जो बात करते हैं पुअर एंड सप्रेस ग्रुप की, जहाँ पर वो उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। आगे देखेंगे, मैंने देखा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट देखा 1990 में, जन आंदोलन। देन हमको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, एंड माओइस्ट देखने को मिले। इनकी आइडियोलॉजी माओ जेडोंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। ये जो माओ आइडियोलॉजी है, माओइस्ट बेसिकली फॉलोड माओ जेडोंग, जो हम CUT PG के सिलेबस में पढ़ेंगे। इनकी फिलॉसफी को जो एम्फेसाइज करती है रिवोल्यूशनरी रोल को, जो पीजेंट पुअर फार्मर्स ट्राइबल एक्सेट्रा के एक्सप्लोटेशन से, रूलिंग क्लास के एक्सप्लोटेशन से उनको प्रोटेक्शन देती है। एंड वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करती है, और रूलिंग क्लास को हटाने की भी बात की जाती है। एंड ये एक आर्म स्ट्रगल को भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट करती है। अब वहाँ पर तीन ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल देखा जाता है नेपाल में। एक तरफ थे माओइस्ट, एंड एक तरफ था डेमोक्रेटिक सिविलियंस, एंड एक तरफ था मोनार्की। ये ट्रायंगल हमें नेपाल में देखने को मिलता है। इन ट्रायंगल का कॉन्फ्लिक्ट जो 2006 के जन आंदोलन सेकंड के टाइम पे एक मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है 2006 में, जिसमें होती है 7 पार्टी अलायंस एंड माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविटिस्ट। ये सब यहाँ पर जन आंदोलन सेकंड में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, एंड वहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसी असेंबली फॉर्म होती है, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पर देखे जाते हैं टू मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। एंड 2008 में रिपब्लिक डिक्लेयर की जाती है, नेपाल में। एंड नेपाल नाउ बिकम फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक republic, and the monarchy was formally abolished. Nepal became a federal democratic republic, and new constitution was promulgated in 2015। अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर की ज्वाइनिंग हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। नेपाल की डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक ना होके, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ना होके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, जो बात करते हैं लॉजिक्स के ऊपर, करंट सिनारियो के ऊपर। एंड वहाँ के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैशनैलिटी है अपने नेशन को लेके, एंड वो अपने राइट्स को लेके, जो इंडिया में कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम श्रीलंका की। उसके बाद हम बात करेंगे अपने श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट नेबर विच इज श्रीलंका, एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में हम देखेंगे। सो बेसिकली हम श्रीलंका को प्रीवियसली सिलोन भी कहते थे, इसे हम सिलोन के नाम से भी जानते थे, जो 1948 में जिसे फ्रीडम मिली थी, और वो तब से डेमोक्रेटिक है इंडिया की तरह। बट वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं वहाँ की एथनिसिटी को लेके। सो देखते हैं। एथनिसिटी की बात की जाए तो एथनिसिटी जो एथनिसिटी है, it's a social group and a category of people who identify with each other based on shared cultural traits। जो ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने कल्चर, ट्रेट्स एंड लैंग्वेज
and reason and ancestry, tradition एंड कस्टम्स से, शेयर्ड हिस्ट्री से, वैल्यूज से जुड़े होते हैं एंड इनका ओरिजिन एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया होता है एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं, एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप्स एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं। तो ये हमने देखा कि एथनिस व्हाट इज एथनिसिटी। सो ये देखा हमने। आगे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका civil war was one of the Asia's longest running conflicts, rooted in ethnic tensions between the Sinhalese majority and Tamil majority. So basically we have two types of minority and majority. हमारे पास मेजॉरिटी की बात की जाए तो थी सिंगलिस की, एंड सिंगला भी कहते हैं, एंड माइनॉरिटी की थी वो थी तमिल्स की। रिस्पेक्ट टू इंडिया देखें तो मेजॉरिटी सिंगल की तरह इंडिया में हिंदूज को देखे जाते हैं एंड माइनॉरिटी तमिल्स की जगह इंडिया में मुस्लिम है। सो इस कॉन्टेक्स्ट से आप समझ गए होंगे। एंड कोर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंगला नेशनलिस्ट पॉलिसीज मार्जिनलाइज्ड द तमिल माइनॉरिटी, द मिलिटेंट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। ये हमने क्वेश्चन देखा था अपने क्लास में लिट्टे का, कि लिट्टे की फुल फॉर्म देखी थी हमने। सो ये रूटेड था, एक मिलिटेंट ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम डिमांडेड अ सेपरेट तमिल स्टेट। जो तमिल स्टेट के सेपरेट तमिल स्टेट की बात करता था, तमिलिलम इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द आइलैंड, जहाँ पे श्रीलंका में, जो श्रीलंका के नॉर्थ रीजन में सिचुएटेड था, में देखने को मिलती है। वहाँ पर इस कम्युनिटी के बारे में हमें वहाँ पर तमिल कम्युनिटी देखने को मिलती है। बेसिकली श्रीलंका में हमें वो तमिल पीपल भी मिलते हैं जो इंडिया से माइग्रेटेड थे। वो कुछ तमिल वो भी थे वहाँ पर इंक्लूड जो इंडिया से माइग्रेटेड थे तमिलनाडु से, एंड इसीलिए श्रीलंका बेसिकली वहाँ पर सिंगली बात करते थे कि श्रीलंका इट्स नॉट बिलोंग्स टू यू, दिस इज आवर नेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स वाई वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर इमर्ज हुआ एंड तमिलियंस का भी काफ़ी ज़्यादा रेज वहाँ पे हम देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर जो हमारा नहीं, जो वहाँ का लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, एक मिलिटेंट वहाँ पर एक मिलिटेंट लिबरेशन नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। मिलिटेंट ग्रुप था एक्चुअली ये, जहाँ पर मिलिटेंट्स को कुछ 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजती है, जो एक अकॉर्ड होता है श्रीलंका के साथ। देखेंगे इससे पहले हमें देखते हैं सिविल वॉर 1983 to 2009। द वॉर लास्टेड 26 ईयर, याद रखने वाली बात है। कॉजिंग एनॉर्मस casualties and displacement, India intervened in 1987 through Indian peacekeeping force, ये हमने अभी इसकी बात की, and under the Indo-Sri Lanka Accord, but withdrew after facing little resistance, and the conflict ended in 2009 with the military defeat of the Litte. इंडिया जब भेजती है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, देन वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जहाँ पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पीस मेंटेन नहीं कर पाती है, देन जहाँ पर लिट्टे के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि श्रीलंका गवर्नमेंट
को भी ये चीज़ नहीं पसंद थी एंड कि इंडिया हमारे किसी भी मैटर में, इंटरनल मैटर में इंटरवीन करे, एंड उसको इंटरफेरेंस इंडिया का नहीं अच्छा लग रहा था। दैन 1989 में इंडियन आर्मी को इंडियन आर्मी का अपने कंट्री में वापस देखेंगे, आगे देखते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ लिटे, पैराडॉक्स ऑफ श्रीलंका देखेंगे। डिस्पाइट द वॉर, श्रीलंका मेंटेन फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, high human development indicators, literacy, health, strong economy related to regional peers, regular elections even during, जैसे कि आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है वहाँ पर, अनरेस्ट देखने को मिलता है, एंड बट डेमोक्रेसी अभी तक मेंटेन कर रहा है श्रीलंका। एंड ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर, वहाँ का आफ्टर मैथ इतना ज़्यादा हमको ट्रैजिक देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर हमको देखने को मिलता है पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की भी ग्रोथ देखने को मिलती है वहाँ पे, जो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी वहाँ पर कंट्रोल होता है, एंड इकोनॉमी वॉर के टाइम पर देखा जाए तो इकोनॉमिक कभी भी लिबरेटेड नहीं होती है, जो हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है। एंड पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। सो ये कुछ मेजर पॉइंट थे, एंड सबसे प्लस पॉइंट एंड गेम चेंजर था कि श्रीलंका ने कभी भी मिलिट्री सिस्टम को कभी फॉलो नहीं किया। अभी तक वो मेंटेन कर रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, चाहे वो सिविल वॉर हो या कुछ हो। तो ये था हमारा श्रीलंका का कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की, देखते हैं। बात की जाए इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोर राइवलरी की, द इंडिया पाकिस्तान relationship is the defining geopolitical fault line of South Asia. Born out of the traumatic partition of 1947, the rivalry has produced multiple wars, a nuclear arms race, and enduring dispute over Kashmir that remains unsolved after more than 7 decades. So हम यहाँ बात करेंगे कश्मीर मुद्दे की, एंड बात करेंगे हम यहाँ पर पार्टीशन की, जो ट्रोमेटिक पार्टीशन था, एंड राइवलरी की बात करेंगे, जो जिसने मल्टीपल वॉर्स को प्रोड्यूस किया, एंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस की बात करेंगे, एंड साउथ एशिया एंड बर्न आउट ऑफ ट्रोमेटिक, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके आगे देखते हैं मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स को, एंड कोल राइवलरी किस चीज़ को लेकर है इंडियन पाकिस्तान में, दैन मेजर वॉर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 1947 से 48 जो हमारा वॉर हुआ था, सबसे पहला, सबसे आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमें वॉर देखने को मिलता है पाकिस्तान से। फर्स्ट वॉर ओवर कश्मीर इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन एंड एंडेड with a UN brokered ceasefire and the creation of the line of control, and जो UN के इंटरफेरेंस से सीज फायर करके रुका था, एंड यहाँ इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का फॉर्मेशन हुआ था। एंड कश्मीर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे एक्शंस एंड हमको वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो टेररिज्म को एग्रेवेट करते हैं। अभी देखते हैं 1965 का वॉर देखने को मिलता है। पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गिब्राल्टर to infiltrate Kashmir, and India responded with a full-scale attack, and ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे, एंड हॉस्टिलिटी जो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, एंड इसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी काफ़ी सस्पिशियस थी। देखेंगे ये मेजर वॉर में बात करेंगे थर्ड वॉर की,
जो था 1971 में, इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पाकिस्तान सरेंडर्ड एंड बांग्लादेश वार क्रिएटेड अ लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये हमने देखा था। कारगिल वॉर देखने को मिलता है, पाकिस्तान फोर्सेज इन्फिल्ट्रेटेड इंडियन पोजीशन इन कारगिल, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय, ये याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। कारगिल वॉर 1999 में ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया था, जो रिकैप्चर करता था हाइट्स अकर्ड मंथ्स आफ्टर बोथ कंट्रीज टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स, जहाँ पर 1998 में दोनों कंट्रीज ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसके बाद हम देखते हैं जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट एंड फ्लैश पॉइंट्स हैं, एंड जो जो सबसे फर्स्ट इज कश्मीर। जहाँ पे हम देखेंगे the core dispute, both country claim the region in full, Article 17 abrogated by India in 2019 further escalated tension, जहाँ पर इंडिया बात करता है पाकिस्तान कश्मीरी मिलिटेंट्स को टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए, एग्रावेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग देता है कश्मीर में मिलिटेंट्स को, एंड मनी प्रोवाइड करवाता है एंड प्रोटेक्शन भी देता है। इसके बाद हम बात करेंगे जिसमें जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान ये भी कहता हुआ नजर आता है कि उसके साथ ही हमको देखने को मिलता है 1985 टू 1995 में पाकिस्तान खालिस्तानी मिलिटेंट को भी सपोर्ट करते हैं, एंड पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, नेपाल एंड बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देती है, कुछ एक्टिविटीज करती है, इलीगल एक्टिविटीज देखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, बोथ आर्मीज मेंटेन ट्रूप्स एट एक्सट्रीम एटीट्यूड्स कॉस्टिंग लिव टू वेदर मोर देन कॉम्बैट। ये सियाचिन ग्लेशियर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट का ही रीजन है। एंड सेकंड देखेंगे सर क्रीक, जो गुजरात से रिलेटेड है। इट्स अ 96 किलोमीटर एस्ट्यूरी डिस्प्यूट अफेक्टिंग फिशिंग राइट्स एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज इन द अरेबियन सी। यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेके, सर क्रीक की लाइन को लेके। लास्ट देखेंगे टेररिज्म आर्म्स रेस को, इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ स्पॉन्सरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बोथ नेशंस मेंटेन लार्ज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यू मॉडर्नाइजिंग आर्सेनल्स। ये हमने बात की आर्म्स रेस की एंड टेररिज्म को सपोर्ट करने की पाकिस्तान की, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स को एंड खालिस्तानी मिलिटेंट को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। एंड इसमें देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से करवाई गई थी, हैज सर्वाइव्ड ऑल वॉर्स एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड। अभी हम रिसेंट की बात करें तो इस ट्रीटी के तहत जो हम वाटर्स को शेयर करते थे उनको अभी वहाँ पर रोक लगा दी गई थी अभी पहलगाम अटैक के बाद। तो ये हमारा करंट का अफेयर था जो हमें इस ट्रीटी को लेकर मिलता है। ये तो हमने बात करी इंडिया की, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया पे क्लेम करते हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में एंड सिंध को सपोर्ट करता है वहाँ के टेररिज्म को बढ़ाने में, लिबरेट कराने में, एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ टाई अप करता है। आगे देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग बायलैटरल रिलेशन की। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया बाय एरिया, सबसे ज़्यादा सेंट्रल में इंडिया आता है, देन फिर कंट्रीज हैं जो नेबर है, एंड मिडिल में इंडिया का पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। देखेंगे एरिया, पॉपुलेशन, इकोनॉमी occupies a central position in the region's geopolitics. Its relation with the neighbors are shared by a mix of shared history, strategic interest, and a lingering dispute.
फिर बात करेंगे बांग्लादेश की। यहाँ पर जो इशू है वो है हमारे इलीगल माइग्रेशन को लेके। इलीगल माइग्रेशन को लेके जो हमारे डिस्प्यूट है, एंड वाटर शेयरिंग फर्क का बैरक डिस्प्यूट भी है, एंड बॉर्डर किलिंग और हिस्टोरिकल इरिटेंट्स एंड कॉपरेशन की बात करते हो। ट्रेड हैड ग्रोन सिग्निफिकेंटली। द 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट याद रखेंगे, ये बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में हुआ था। ये मेरे यूजीसी नेट पेपर में भी देखने को मिला था मुझे। सो क्या पता एनटीए आपको भी दे दे। ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में देखने को मिला था, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा तो इसे याद रखेंगे। रिसॉल्व डिकेड्स ओल्ड एनक्लेव प्रॉब्लम, बोथ कंट्रीज कोऑपरेट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म। आगे देखेंगे इंडिया नेपाल के बारे में। स्ट्रेंथ देखेंगे, ओपन बॉर्डर है जैसे कि आप जानते हैं। इंडिया एंड नेपाल एक वीज़ा, बोथ आर वीज़ा फ्री कंट्रीज, जहाँ पर नेपाल में जाने के लिए जहाँ हमको वीज़ा एंट्री पे कोई वीज़ा नहीं शो करना पड़ता है। इंडिया एंड नेपाल का जो रिलेशन है, एंड ओपन बॉर्डर्स एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड रिलीजियस टाइल्स। कहीं ना कहीं नेपाल में कुछ वहाँ के जो रीजनल कम्युनिटी है वो इंडिया के काफ़ी गॉड्स को वर्शिप करती है। आगे देखेंगे एंड द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये भी देखने को मिलती है हमें 1950 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस की। एंड इश्यूज देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेड डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, एंड इंडियाज 2015 ब्लॉकेड कॉज्ड हार्डशिप एंड नेपाल्स ग्रोइंग एंगेजमेंट विद चाइना क्रिएट स्ट्रेटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया। नेपाल के चाइना के साथ बढ़ते संबंध भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका की। इसमें देखते हैं इश्यूज के बारे में। तो देखेंगे द तमिल क्वेश्चन ड्रू इंडिया इनटू श्रीलंका सिविल वॉर, ये हमने इसकी बात कर ली है। इसकी बात हमने अभी अपने अर्लियर इसकी बात करी है अपने वीडियो में। सो हमने वहाँ पर देखा था इंडिया पीस गिविंग फोर्स को। देन असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी जो हुई थी 21 में 1919 को, लिट्टे द्वारा हुई थी। assassinated by the Litte in 1991 remains a painful memory. uh, इस इस एक्टिविटी ने पूरे नेशन को सरप्राइज कर दिया था। के बाद हम देखेंगे वहाँ के इश्यूज की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कोऑपरेशन की। द इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट boosted bilateral trade. India has invested in Sri Lanka infrastructure and energy. बाद हम बात करेंगे इंडिया भूटान एंड मालदीव्स की। भूटान इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट बायलैटरल रिलेशनशिप इन साउथ एशिया, हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द कमरस्टोन। जैसे कि हम जानते हैं, हम इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। इसके बाद देखते हैं इंडिया फाइनेंसेस एंड परचेजेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटानीज डैम्स। जैसे कि हमने बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। द रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय द 2007 फ्रेंडशिप ट्रीटी, याद रखेंगे इंडिया एंड भूटान का 2007 की फ्रेंडशिप ट्रीटी, एंड नेपाल की 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड। नेपाल की बात की जाए तो 1950, एंड भूटान की बात की जाए तो 2007। वहीं बात की जाए तो हमने इंडिया बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स के बारे में देखते हैं सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डिफाइंड टाइज। बात करेंगे मालदीव्स की, तो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डिफाइंड टाइज
Define ties. India played a crucial role in foiling the 1988 coup attempt, Operation Cactus. China growing influence in Maldives is a strategic concern for India. यहाँ पर हम देखेंगे एक और मेजर इवेंट को जहाँ पे था 1988 का। मालदीव्स के बारे में बात करेंगे एक और मेजर इवेंट की जो एनसीईआरटी फोकस्ड है, जहाँ पर हम बात करते हैं मालदीव्स के। तो श्रीलंका की ओर से एक अटैक किया गया था जो हुआ था श्रीलंकन तम श्रीलंकन तमिल्स एंड मर्सिनेरिस के द्वारा। जो 1998 का अटैक था, यहाँ पर इंडिया ने इमीडिएट इमीडिएट इंटरवीन किया था इंडिया ने एंड हेल्प की थी मालदीव्स में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली प्रोवाइड की थी मिलिट्री हेल्प मालदीव्स को। आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीस एंड कॉपरेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे साउथ एशिया में पीस एंड कॉपरेशन की, जहाँ हमें देखने को मिलता है सार्क, जहाँ हमें सार्क देखने को मिलता है। इसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। ये सब याद रखेंगे। सार्क established in 1985 with the goal of promoting economic and cultural cooperating among South Asian nations, and its member include all 7 core South Asian states. तो सार्क में चाइना इंक्लूडेड नहीं है, सो याद रखेंगे। द साउथ एशियन ट्रेड, इसके बाद हम आते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया पे जो हुआ था 2004 में। इसकी बात कर लेते हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड की बात कर लेते हैं, जिसमें इन साउथ एशियन कंट्री में फ्री ट्रेड की बात की गई है क्रॉस बॉर्डर। यहाँ बात की जाती है फ्री ट्रेड की क्रॉस बॉर्डर्स। साफ्ता में तो उसको देखेंगे डिफाइन कैसे कर रखा है, इस पे देखेंगे। The South Asian Free Trade Area Agreement was signed in 2004 and implemented in 2006. It aims to reduce tariff and promote intra-regional trade. Okay. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्री ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर एंड रिड्यूस टैरिफ, जो वहाँ के ट्रेड्स को प्रमोट करता था, इंट्रा रीजनल ट्रेड्स को। एंड चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। SAARC की, then India-Pakistan political tension frequently paralyze SAARC summits, and smaller nation fear Indian economic dominance. जैसे कि हम पहलगाम अटैक देते हैं, ये पहलगाम अटैक जैसे इवेंट्स को देखते हैं, टेररिज्म अटैक्स को देखते हैं, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को हेल्प सपोर्ट करता है। वहाँ से सार्क के रिलेशन को पैरालाइज करते हैं फ्रीक्वेंटली। एंड स्मॉलर नेशन का मानना है
स्मॉलर नेशन का मानना है इंडिया रीजनली बुली करता है अपने स्मॉलर नेशन को, अपने नेबरिंग कंट्रीज को। सो ये उनका मानना है, इंडिया एक रीजन बुली की तरह एक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड रिमेन्स अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, अराउंड 5% total trade. The 2016 SAARC summit was cancelled after terror attack in Uri. So ये देखने को मिलता है हमें टेरर अटैक की वजह से कहीं ना कहीं सार्क अनसक्सेसफुल एंड इसके इवेंट्स, इसकी कोऑपरेशन उस हद तक हम अचीव नहीं कर पाए रिलेशंस को पॉजिटिवली। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको क्रिएट किया था, इस्टेब्लिश हुआ था। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इंक्रीजली फोकस्ड ऑन सब रीजनल इनिशिएटिव्स लाइक बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एज एन ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। इसके बारे में हम CUET PG में पढ़ेंगे डिटेल में, ये आपके कोर्स में नहीं है, सो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो जैसा कि हमने देखा सार्क एंड साफ्टा के फंक्शन एंड रोल को हमने देखा। इसके बाद बात करेंगे हम रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स की, such as South Asia strategic importance has drawn significant attention from global power, particularly China and the US. China and US की बात करेंगे, जो इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस करती है एंड क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहती है, किस चीज़ में वो सिग्निफिकेंट है। एंड बात करेंगे चाइना की। चाइना मेंटेन क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज विद पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर CPEC, which passes through Pakistan occupied Kashmir, a point of contention with India. China is also expanding influence in Nepal. बेसिकली ये हमारे लिए एक मेजर इशू है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर। ये POK से पास होता है, जिसे इंडिया अपोज करती है स्ट्रांगली, जो इंडिया का मेजर कंसर्न है। एंड इसके बाद देखेंगे चाइना इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन नेपाल। ये हमने देखा, नेपाल काफ़ी ज़्यादा, नेपाल के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा चाइना से ग्रो कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए मेजर कंसर्न बन सकते हैं। देन चाइना चाइना की स्ट्रैटेजी इंडिया को चारों ओर से स्ट्रैटेजिकली एंड पॉलिटिकली लॉक करने की है। देन देखेंगे आगे श्रीलंका, हम बनतोता पोर्ट एंड मालदीव, इट इज इंडिया प्राइमरी स्ट्रेटेजिक राइवल इन द रीजन। हम बनतोता पोर्ट भी एक कंसर्न है, एंड मालदीव्स इट इज इंडिया प्राइमरी स्ट्रेटेजिक राइवल इन द रीजन। बीच में हमें मालदीव के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एंटी इंडिया कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये देखेंगे US के साथ एक्सटर्नल पावर्स देखेंगे, इनके रोल के बारे में देखेंगे। अब द रेफरेंस ऑफ इंडिया, the US has historically acted as a mediator in India-Pakistan conflicts during the Cold War. It titled towards Pakistan, जैसे कि हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी भी इंटरवीन बाय वर्ल्ड बैंक थी, जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस US से रहता है। इसके क्योंकि US का सबसे ज़्यादा फंड जो रहता है वहाँ पर, फंड सबसे ज़्यादा UN शेयर करता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी US का ही रहता है पॉलिटिकली। तो देखेंगे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर it titled towards Pakistan post 9/11 Pakistan became a key ally in the war on terror. Today the US sees India as a strategic partner in the Indo-Pacific, while maintaining ties with both nations. Economic and defense interests drive US in. अब हाल फिलहाल की बात करें, करंट की बात करें, then US imposed high tariffs on India, जिससे एक पॉजिटिवली शिफ्ट देखने को मिला है रिलेशंस में चाइना के साथ, जहाँ पर ट्रेड के रेफरेंस से देखा जाए तो इंडिया का मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है हमें चाइना के साथ ट्रेड के लिए। एंड
जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है वहाँ के रिलेशंस को पॉजिटिवली। देखेंगे the US India Civil Nuclear Agreement 2006 marked a turning point in India US strategic relations, recognizing India as a responsible nuclear इंडिया एंड यूएस के साथ हमारे और भी जो हाल फिलहाल जो एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें हमें बैक का भी देखने को मिलता है एंड मोआ भी देखने को मिलता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्कस हम CUET पीजी पीजी कोर्स में करेंगे अपने इसी चैनल पे इसको डिस्कस किया जाएगा, पीजी का पूरा सिलेबस CUT पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए। बट अभी के लिए हमारे लिए इतना इनफ है, हमें इसके बारे में हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। हमने अपने सिलेबस का 60% कवर कर लिया। ये देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस एंड फाइनल टेक अवेज को, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एग्ज़ाम फोकस्ड होके देखते हैं। 1947 में इंडिया पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, फर्स्ट कश्मीर वॉर बिगिंस, ये हमने देखा। एंड 1948 में श्रीलंका गेन्स इंडिपेंडेंस, ये भी हमने देखा, और अभी तक वहाँ पर डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है। 1960 में देखेंगे इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे, साइंड हुई थी। एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा ये करवाई गई थी। 1965 देखेंगे सेकेंड इंडो पाक वॉर, ताशकंद एग्रीमेंट फॉलोज इन 1966। 1971 में देखेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था एंड ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। 1972 में देखेंगे शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड भुट्टो। नेक्स्ट देखेंगे 1974 इंडिया कंडक्ट इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, जैसा कि हम जानते हैं, बट ये अनऑफिशियल था। ऑफिशियल हम 1998 में करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट, इसको याद रखेंगे, बट ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्माइलिंग बुद्धा एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 1974 में, ये देखेंगे। और इस समय हमारी PM थी इंदिरा गांधी। इसके बाद हम देखेंगे 1995 में सार्क फॉर्म किया जाता है ढाका में, जो साउथ एशिया कंट्री को इंक्लूड करता है। आगे देखेंगे 1997 में इंडो श्रीलंका एकॉर्ड हुई थी। 1991 में देखेंगे डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश एंड नेपाल। 1998 में देखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स। अब पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। न्यूक्लियर पावर बनना किसी के लिए थ्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंड वो हमारे लिए थ्रेट बन सकते थे इन फ्यूचर। दैट्स वाई इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने सिक्योरिटी रीजन से इंडिया न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करता है। आगे देखेंगे 1999 में कारगिल वॉर एंड मुशर्रफ कॉप इन पाकिस्तान देखी हमने, जहाँ पर हमने ऑपरेशन विजय की बात भी की थी कि ये हमें याद रखना है। ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू कारगिल वॉर, ये टर्म पूछी जा सकती है। एंड 2004 एंड 2006 में हम साफ्ता देखने को मिलता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देखने को मिलता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया देखने को मिलता है, सॉरी। साइन हुआ था 2004 में एंड इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में, ये भी याद रखेंगे हम। मोस्ट इम्पोर्टेंटली साफ्ता जो लाया गया था 2004 में बट इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं 1994 में लाया गया था, दैन लागू हुआ था 1950 में। सो ये थे हमारे कुछ मेजर टाइमलाइन चैप्टर के लिए।
एंड यहाँ देखते हैं अपने फाइनल टेकअवेज को फॉर CUET. Conflict plus cooperation. South Asia is simultaneously a region of deep conflict and enormous operation potential. It's not shown properly here, so इसको skip करते हैं. बट हमने जो ओवरव्यू एंड जो एक्सप्लेनेशन की अपने चैप्टर्स के लिए, अपने चैप्टर 3 के लिए विच इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसके लिए काफ़ी इनफ है. इतनी डेप्थ में हमको पढ़ना है. ज़्यादा डेप्थ में रहेगा तो वो एग्जैजरेट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल. बिकॉज मैंने पहले भी बात की थी कि मुझे इंटरनली मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट को क्रिएट करने के लिए एंड यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए. सो प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए, स्ट्रैटेजी को सस्टेन करने के लिए आपके लिए चैनल डेडिकेट रहेगा. जैसे कि हमें CUET का एग्ज़ाम 2026 मई और जून में देखने को मिलेगा. सो जब तक आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहनी चाहिए विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद MCQs एंड PYQs. सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नहीं MCQ सेशन के साथ. सो टेक केयर गाइस, गुड बाय, थैंक यू. स्नेहा बोल दिस साइड.